पहुंचे। वाकई में मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कॉल करी है मैंने, ये जो इस समय के बिगड़े हुए हमारे शासन और प्रशासन के हालात हैं, उसके पीछे के कारण और जो हालात हैं उनके ऊपर जरूर बात करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस समय मैं निगरानी समिति प्रमुख हूँ उस विधानसभा का, जिसे हम लोग भटकल विधानसभा बोलते हैं, और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी विधानसभा के स्थान से कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम विंडो में पास में देखता था, आप लोगों को मालूम है जो पहला चरण था, और उस सीएम विंडो में एज एमिनेंट में था, उस पर भी मुझे लास्ट में जाके रेजिग्नेशन देना पड़ा और मैं उसमें से बाहर निकल के आया। ग्रीवियंस में मैं अभी भी मेंबर हूँ, और मेंबर की हैसियत से जितनी मेरी हैसियत है उसके हिसाब से मैं जब जब मौका होता है और जितनी आवाज उठानी होती है मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं अपने शासनिक ऊपर क्लास के जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचाऊं और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाऊं। अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा कि हमारे पास मूलभूत सुविधाओं की किसी प्रकार की भी कोई चीज व्यवस्था किसी चीज की प्रॉपर नहीं है, जो कि राइट है शासन और प्रशासन का हमारे को मुहैया कराना। लेकिन सुनवाई नाम से कोई भी चीज कहीं पे हम देख रहे हैं कि पब्लिक की नहीं है। सड़कों की हालत आपके सामने है, सीवर में पानी की समस्या जो है वो आपके सामने है, घरों के अंदर नल के अंदर आने वाले पानी की समस्या आपके सामने है। लेकिन प्रशासन को इन चीजों के लिए अगर हम बोलते हैं तो हमारे पास बताया जाता है कि पीछे से फंड्स की कमी है। जब बड़े लोग आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, उप मुख्यमंत्री जी आते हैं, कोई और मंत्री आते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि फंड्स की चिंता मत करो, हम बैठे हैं। तो फिर फंड्स जाते हैं, वो फंड्स होने चाहिए। अब बात निकल के ये आती है कि फंड्स की कमी है, चलिए मान लिया। फिर ऐसे में हम लोगों के ऊपर लगे हुए हाउस टैक्स जो बकाया है, उन पे पेनल्टीज है, उनको वेव ऑफ करते हैं। जो बिजली के बिल हमारे बकायादारों के ऊपर होते हैं वो वेव ऑफ करते हैं। उन चीजों को हम वेव ऑफ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। पीछे आपने देखा था जेई सारे स्ट्राइक पे थे, इधर बरसात हो रही थी और उधर जेई सारे स्ट्राइक पे। जब जेई को देने के लिए पैसे नहीं है, एसडीओ को देने के लिए पैसे नहीं है, निम्न वर्ग के कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, तो हमारे को पहले ये सोचना चाहिए कि हम पब्लिक को देने वाली व्यवस्थाओं के लिए पैसों का बंदोबस्त कहां से करेंगे और किस तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जबकि देखने में ये आया, भी आप लोगों ने सभी ने पिछले दिनों में देखा होगा कि प्रशासन को दशहरा फंक्शन मनाने के लिए या और त्योहार मनाने के लिए ये समझ से बाहर है। और सबसे बड़ी बात ये कि उस संस्था को दो संस्थाओं का विवाद बताते हुए उसमें दशहरे के ऊपर 5,73,000 रुपए खर्चने का एक प्रोजेक्ट बना दिया। अब जिसको विवाद दिखाया गया, जिन लोगों ने भी बोला है कि विवाद था, वो अगर ये साबित कर सके कि विवाद था तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेमाना डिक्लेयर कर दूंगा। विवाद तब होता है जब दो संस्था लड़ रहे हैं। एक संस्था थी फरीदाबाद धार्मिक एवं सामाजिक संगठन, दूसरी संस्था थी जिसका नाम है सिद्धपीठ हनुमान मंदिर। हमें क्या लेना देना कौन मनाए दशहरा, कौन ना मनाए? मेरा तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि दशहरा प्रशासन क्यों मनाए? वो प्रशासन जो अपनी सुविधाएं हमें नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो दूसरी तरफ जा रहा है कि हमें दशहरा मनाना है। और जो हालत थी रावण की, वो आपने देखे कैसे रावण लगे थे। जो और व्यवस्था थी वो आपने देखी। देखिए, मैं दशहरा में नहीं था, लेकिन जितने मैंने आप लोगों के ही चैनल्स के माध्यम से ये चीजें देखी हैं, उनके अंदर वो लोग दशहरा सेलिब्रेट कर रहे थे जिनकी वजह से ये विवाद बना हुआ। जो संस्था दशहरा मना रही थी वो वही विवादित लोग थे जिन्होंने शहर का बेड़ा गर्क करने में अपनी पूरी भूमिका निभा रही। किसी भी शहर की व्यवस्था सिर्फ शासन और प्रशासन से नहीं बनती है। उसमें रोल आता है बुद्धिजीवी वर्ग का, उसमें रोल आता है सामाजिक संस्थाओं का, उसमें रोल आता है धार्मिक संस्थाओं का, उसमें रोल आता है हर उस नुमाइंदे का
जो किसी न किसी रूप में समाज से जुड़ा हो। क्या हम लोग अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे। क्या हम दूसरे को उसकी ड्यूटीज रियलाइज करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे। क्यों? हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को मक्खनबाजी कर रहे हैं और अपने अपने काम निकालने में लगे हुए हैं। इसमें माफ करना, आप लोगों की भी भूमिका उतनी ही रहेगी जितनी मेरी रहेगी। हम लोग इस चीज से बाहर चले जाते। अभी आप देखिए कि दशहरे के ऊपर एक व्यक्ति जिसने 2014 से हमारे शहर का दशहरे का सत्यानाश किया, उनका नाम है जोगिंदर चावला। जोगिंदर चावला धार्मिक एवं सामाजिक संगठन के तथाकथित प्रधान कहते हैं अपने आप को। मैं उनको तथाकथित वर्ड इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि अगर मैं अभी आपको शेयर करूंगा डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बंदा कहीं से प्रधान ऑथेंटिकेटेड है ही नहीं। सिर्फ जितने ठप्पे लगवाए गए हैं वो प्रशासन से जो लगवाए हैं उन्होंने, वो सारे ठप्पे सिर्फ वो जो जिसको हम बोलते हैं नंबर 2 के रास्ते से लगे हुए। जोगिंदर चावला जी पेशे से एक वकील हैं, सेल्टेक्स के वकील हैं, जीएसटी के काम देखते हैं और उसके अलावा जो धार्मिक और सामाजिक हमारे शहर के प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर उनका बहुत बड़ी भूमिका रहती है। हर विभाग के अंदर उनको आप देख सकते हैं, जहां भी होगा विभाग जोगिंदर चावला जी आपको मिलेंगे। उनके साथ हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग जिनको हमने अपर हैंड दे रखा था, ऊपर दे रखा था कि आप लोग हमारे सिर पे बैठे और समाज की व्यवस्था आप देखें, वो लोग भी सारे मिले हुए। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी के व्यापार अगर आप देखेंगे आज की डेट में जितनी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके जितने भी लोग हैं, उन सब का काम प्रॉपर्टी डीलिंग का है। आप उनके नाम उठाइए और मैं आपको बताता हूँ किस नाम से प्रॉपर्टी का काम करते हैं। उनका नाम ही सिर्फ काम ही सिर्फ यही है कि हमारे धंधे वहां चलते रहे और यहाँ से हम समाज की ठेकेदारी पे बैठे रहे। क्या प्रशासन को यह नहीं मालूम कि किसी एक संस्था में तो प्रधान बैठा 20 साल से, किसी संस्था में प्रधान बैठा 30 साल से, किसी संस्था में प्रधान बैठा 12 साल से, किसी संस्था में प्रधान और उसके अपने फैमिली के मेंबर्स बैठे हुए, और उन संस्थाओं को हमारा शासन, खास तौर से मैं नाम लेके या बोलूंगा, मेरी अपनी पार्टी, मेरी अपनी सरकार, भाजपा सरकार में से पिछले 7 साल में 8 साल में डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के नाम पे 27,54,908 रुपए जिस दिन तक मैंने वो आरटीआई डाली 31 जुलाई 2021 तक बांटा हुआ। क्या वो 27 करोड़ 54 लाख रुपए हमारे समाज के काम में नहीं आ सकते थे? जिन संस्थाओं को उन्होंने वो जवाब दिए हैं, जो ग्रांट्स दिए हैं, उन लोगों से उनको वो जवाब निकालने थे, उनको बताना था कि आपने ये पैसे कहाँ लगाए, किस काम के लिए आपको दिए गए थे और उसमें आपने लगाए या नहीं लगाए। आपको हैरानगी होगी, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के अंदर एक ऐसी संस्था का नाम है जो मैं खोज के थक गया, मुझे वो भाखड़ी गांव में संस्था ही नहीं मिली। उस संस्था को 43 लाख रुपए दिए गए हैं। किस लिए? कि वो वहां से सफाई की व्यवस्था करने के लिए एक ट्रैक्टर खरीदेगी छोटा, उसके साथ एक ट्रॉली खरीदेगी। क्या आप लोगों में से किसी ने किसी संस्था का ट्रैक्टर ट्रॉली चलते देखा? मुझे नहीं लगता देखा। वहां के लोगों से मैंने पूछा, बोले अरे बाबूजी रहने दो ना, आप क्या पूछ रहे हैं। मीन्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हमने किनको बांटी? जो हमारी जी हजूरी करना जानते हैं। किसी भी संस्था में से मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें सिर्फ 434 संस्थाओं को डिस्क्रिशनरी ग्रांट दी गई है। लिस्ट के मुताबिक अगर मैं चलूं तो सिर्फ 23 या 27 संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने 23.5 संस्थाएं जिन्होंने 23.5 इसलिए बोल रहा हूं कि एक ने आधा हिसाब दिया है, 23 संस्थाओं ने हिसाब दिया है। 434 संस्थाओं में से 410 से ज्यादा संस्थाओं ने हिसाब ही नहीं दिया, तो उनको हमने वो पैसा क्यों दिया? ऐसा ही कुछ पैसा सीएम साहब के अकाउंट में से 21 लाख रुपया धार्मिक सामाजिक संगठन को दिया गया, फरीदाबाद धार्मिक संगठन। 11 लाख रुपए के करीब सीमा बहन जी ने दिए, 5 लाख रुपए फिर एक दिए गए। टोटल मिला के इनको पहले शिवचरण शर्मा जी के टाइम में पैसे मिले, इनको महेंद्र प्रताप जी ने पैसे दिए, इनको रामचंद्र बेहरा जी ने दिए, इनको अवतार बढ़ाना जी ने दिए, इनको एसी चौधरी जी ने दिए। 80 लाख रुपए के करीब का हिसाब इस संस्था ने कभी दिया नहीं। और जब मैं नाम ले रहा हूं महेंद्र प्रताप जी का या बेहरा जी का
या एसी चौधरी जी का तो आप समझ सकते हो कि मैं 2004 से पहले की बात कर रहा हूं। 2004 से जो संस्था अकाउंट में पैसा ले रही है और डिस्क्रिशनरी ग्रांट के जवाब नहीं दे रही है, कोई हिसाब नहीं दे रही है, उसको क्यों ये पैसा बांटा जा रहा है? उन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया। यहां तक भी हम थोड़ा सा सब्र करके बैठ गए। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में विकास शाखा ये कहती है कि हमारे को कोई भी हिसाब नहीं दिया गया। एसडीएम भटकल ये कहते हैं कि हमारे पास इस संस्था ने कोई हिसाब नहीं दिया। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जहां से ये संस्था रजिस्टर्ड है उनके पास पूछता हूं तो वो कहते हैं कि हमें कोई हिसाब नहीं दिया गया। अरे भाई, जब हिसाब नहीं दिया गया तो आप ये सोचो कि उस संस्था को आप रिन्यू कर रहे हो 18 में, उसके बाद आप उनको 19 में, 20 में, 21 में फिर पैसा दे रहे हो। जिसने आपको हिसाब नहीं दिया, रिन्यूअल उसका आपने बिना रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल जो है रजिस्ट्रेशन का तब तक नहीं हो सकता किसी संस्था का जब तक आप ऑडिटेड बैलेंस शीट्स नहीं जमा कराते। तो कैसे हो गया? अगर ऑडिटेड बैलेंस शीट होती तो उसके अंदर उस संस्था को गए हुए पैसा और क्या खर्च हुआ उसका हिसाब होता। ये नहीं है, उन्होंने वो भी छोड़ दिया। हमने चलिए छोड़िए, एसडीएम साहब का आपको मैंने बता दिया, उनका कार्यालय बोलता नहीं मालूम। डीसी साहब के ऑफिस से जो मुझे मिली है उसमें एक वर्ड यूज किया उन्होंने, केवल। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के ऊपर मैंने एक आरटीआई जो लगाई थी उसमें उन्होंने केवल वर्ड यूज किया है, जिसमें वो ये लिखते हैं लास्ट में कि मेरी जो ये इन्होंने लगाया है, इस संस्था ने केवल और केवल सिर्फ इसी संस्था ने हिसाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने बाकियों के साथ साथ एक और चीज पूछी थी कि किस तीन संस्थाएं हमारे यहाँ की थी, जिसमें एक रामजी धर्मार्थ हॉस्पिटल का नाम था, एक विजय रामनाथ कमेटी का नाम था और एक नाम था धार्मिक सामाजिक संगठन का। मेरी रिप्लाई के अंदर 16 बिंदु में मेरे को लिख के देते जवाब के केवल फरीदाबाद धार्मिक संगठन एवं सामाजिक संगठन को दी गई डिस्क्रिशनरी ग्रांट का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित एग्जीक्यूटिव एजेंसी के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने बारे इस कार्यालय द्वारा किए गए पत्राचारों की प्रति 7 संलग्न है। उन्होंने मुझे वो डॉक्यूमेंट साथ दिए जो डॉक्यूमेंट को बार बार एसडीएम साहब को लिख रहे हैं कि आप इनके जवाब दो। लेकिन इन तरीके के लोगों को कहीं ना कहीं राजनीतिक और सामाजिक संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से हम या उनको कुछ भी उनका बिगाड़ नहीं पाते। दो ही चीजें हैं, शासन या प्रशासन, और ये नैतिक जिम्मेवारी है उनकी कि अगर उनकी नॉलेज में कोई चीज लाई जाती है तो उनको सुनना चाहिए। मैं 3 साल से पिछले लगातार लेटर्स लगा रहा हूँ, जवाब ले रहा हूँ, किसी ने आज तक सुनवाई करने की कोशिश नहीं करी। जिस भी जगह पे पहुंचते हैं वो माफी मांग लेते हैं कि जी ऊपर से फोन आ चुका है। अब वो ऊपर का फोन आपको प्रशासनिक लोग ही बता सकते हैं कि कौन माई बाप है उनका जो फोन कर रहा है, हमें हमारी समझ से बाहर है। इसी जोगिंदर चावला ने जब बाज नहीं आया तो मैंने बार काउंसिल दिल्ली से ये रजिस्टर्ड है, जहां से ये लेके सर्टिफिकेट अपनी वकालत करती है, मैंने उस बार काउंसिल में एक लेटर लगाया जिसका मुझे वो जवाब, वो मैंने लेटर जब लगाया था तो उसका एक जवाब मेरे से जवाब से पहले किसी और के लेटर का जवाब आ गया कि ये सिस्टम से आप नहीं पूछ सकते, लेकिन डॉक्यूमेंट्स हमें मिले। उन डॉक्यूमेंट्स की जब मैंने तस्दीक करवाई तो इन्होंने अपने उन डॉक्यूमेंट्स में दयानंद से तो लगाया हुआ है सीबीएसई का सर्टिफिकेट 12th पास करने का, 10th पास करने का। उसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट लगाया हुआ था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का, जो पहले यूनिवर्सिटी मेरठ यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी। फर्स्ट ईयर का उनका डॉक्यूमेंट है मेरठ यूनिवर्सिटी का, सेकेंड ईयर बीकॉम का और थर्ड ईयर बीकॉम का उनका डॉक्यूमेंट है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का। जब मैं आपको वो चीजें दिखाऊंगा ना, आप खुद हैरान हो जाओगे। उस डॉक्यूमेंट को देख के कोई भी समझ सकता है ये बात कि वो डॉक्यूमेंट गलत है। उसका लोगो ही गलत था, जो मुझे खनका सबसे पहले। जब हमने उसके लिए आरटीआई लगाई, आप ये देखो कि कितनी ज्यादा होगी कि मुझे वो आरटीआई का जवाब मिलने में 1.5 साल लग गया। मैंने उसके लिए फर्स्ट अपील लगाई, कोई सुनवाई नहीं। मैं उसको मिलके के आया, चांसलर को मिल के आया। चांसलर ने मुझे बोला कि सर सॉरी, मैं आपको विजिलेंस वालों के पास देता हूँ। मुझे विजिलेंस डिपार्टमेंट में भेजा गया। मैंने वहां से पैसे जमा करवाए, उसके डॉक्यूमेंट्स लगाए तीनों के, जिनको आप इन्वेस्टिगेट कराना चाहते हो वो 2। वो देने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप बहुत हद तक ठीक जा रहे हो, ट्रैक आपका ठीक है, लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अवेलेबल नहीं हो सकती।
कारण बताओ। उन्होंने मेरे को बोला कि हम इसलिए नहीं दे सकते कि लोग यहाँ से ले जाते हैं और वो ब्लैकमेल करते हैं। मैंने कहा जी मैं ब्लैकमेलर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कैसे सफाई दे सकता हूँ। मेरी एक संस्था है जिसमें मैं एंटी करप्शन का काम देखता हूँ और मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ। मुझे उनको दिखाने के लिए, मैं हालत बता रहा हूँ आपको प्रशासन की, मुझे उनको दिखाने के लिए अपने किए हुए आप लोगों की सपोर्ट लेगी, जो मैंने पुराने काम किए थे उनकी कॉपीज लगानी पड़ी कि ये मैंने इसको रेड हैंडेड पकड़ा, ये इसको रेड हैंडेड पकड़वाया, इसको पकड़वाया। जब जाके उनकी तसल्ली होती है, उन्होंने मेरे से मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने उनको अपने आई कार्ड, बाकी डॉक्यूमेंट्स जो मुझसे मांग रहे थे वो दिए और उन्होंने मुझे वो कॉपी मुहैया कराई। लेकिन मैं फिर भी चाहता था कि समाज के अंदर किसी प्रकार का कोई ऐसा हापड़-घपड़ ना बचे। 1 साल तक मैं वो डॉक्यूमेंट्स को किसी तरीके से कुछ लोगों के कहने पे, क्योंकि कुछ लोग भी मैं बताता हूँ, जब बारी आई थी तो हमारे 3 लोग कद्दावर है बिरादरी में जिनको हम मानते हैं। राजनीतिक रूप में आज हमारी विधायिका बहन बैठी है शिवा दुर्गा जी, आप सब जानते हो मेरी बहन है। उनसे मैंने ये जिक्र किया कि इस तरीके से ये चीज है, इसको संभालो, अगर आप इस शख्स को नहीं संभालोगे तो दिक्कत आएगी। उन्होंने मुझे बोला कि अगर कोई गलत है उसको फांसी डालो। धन्यवाद। मैंने सरदार मोहन सिंह भाटिया जी से बात करी, हमारे सामाजिक रूप में, बिरादरी के रूप में हम उनको सर्वा सर्वे गिनते। उनसे मैंने इस बारे में बात करी कि इस तरीके से उनके लिए चीज आ रही है, आप उस बंदे के साथ सारे खड़े होते हो, ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अगर कोई गलत है उसके साथ नहीं खड़े, लेकिन कोई आ जाता तो उसको हम मना नहीं कर सकते। खत्म हो गया। तीसरे नंबर पे मैंने पीर जी से बात करी, जो हमारे आदरणीय पीर जी हैं, हमारी बिरादरी के गति निशीन गुरु हैं, हमारी बिरादरी में वो सरप्रस्त की भूमिका में भी रहते हैं। मैंने उनको भी बोला, क्योंकि वो धार्मिक रूप से, मैंने उनको बोला कि आप भी देखो। अब आप ये देखो कि मैंने राजनीतिक रूप में बात करी, मैंने सामाजिक रूप में बात करी, मैंने धार्मिक रूप में बात करी, किसी ने भी मेरी बात सुनी। और मैं बहुत ठोक के कहता हूँ, हम में से ही एक पत्रकार भाई, अभी मुझे वो दिख नहीं रहे, लेकिन उनकी सहभागी एक यहाँ पे है, नवीन गुप्ता जी से मैंने ये बात शेयर करी। उन्होंने बिना मेरे डॉक्यूमेंट देखे आज से लगभग 1 साल पहले वो टीजर चला। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू कि मेरे सिर्फ कहने मात्र से कि ये हो रहा है, उसने इतना भरोसा किया मेरे पे कि वो टीजर उन्होंने चला। फिर मुझे वो किसी कारण से, यही कि किसी का घर खराब होगा, सामाजिक माहौल बिगड़ता है या कुछ ऐसा ना हो, तो मुझे उस चीज को थोड़ी देर के लिए क्लोज करना पड़ा। लेकिन हमारी शर्त तय हुई थी कि वो आदमी समाज के अंदर किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं रखेगा। वो जहां लड़ाई अपनी लड़ना चाहता है वो लड़े, जो उसको कोर्ट कचहरी करनी है वो करे, लेकिन दखल नहीं करेगा। लेकिन आपने देखा कि वो दशहरे के अंदर फिर वैसे ही हुआ। दिखाने के लिए इन लोगों ने क्या नाटक किया, 34-35 आदमियों की कमेटी बना दी, पहले 33 की आई, फिर वो 34 की हो गई, एड ऑन हो गया, फिर कोई और आ गया, उसको एड ऑन कर दिया, वो उन्होंने उठा के दशहरा बनाना शुरू कर दिया। उस समय में जोगिंदर चावला जी को नीचे बिठा दिया गया, जैसे आप लोग सामने बैठे हो, 3 मिनट 4 मिनट 10 मिनट बिठाने के बाद उनको वापिस ऊपर ले आए। अरे आप ऐसे, इसका मतलब तो आप विष्टा के अंदर उतरना चाहते हो ना, आपको विष्टा के कीड़े को निकालना पड़ेगा। अगर कोई आदमी हमारे समाज के लिए गलत है तो है। आज देखिए वो शख्स जीएसटी और सेल टैक्स की प्रैक्टिस करता है, जितने लोगों के वो खाते बनाता होगा, क्या मैं ये मान सकता हूं या आप मानेंगे कि वो टेम्परिंग नहीं करता होगा? कितना चूना लग रहा होगा सरकार को, डिपार्टमेंट को, कि वो कुछ और प्रेजेंट करता होगा, उनके डॉक्यूमेंट्स हकीकत कुछ और होती होगी। उस शख्स ने, जिसने अपने सर्टिफिकेट नकली बनाए, उसने कितने लोगों को और वकील बनवा के दिया होगा? या आप सोच सकते हैं कितने लोगों को उसने इंजीनियर बनवा दिया होगा, कितने लोगों को उसने डॉक्टर बनवा दिया होगा। ऐसे शख्स को हम समाज के अंदर स्पेयर करके बैठे कि हाँ वो बंदा ठीक है जी, एक सामाजिक आदमी है। और मुझे शर्म आती है समाज के उन लोगों के नाम भी नहीं मैं ले सकता जो उनके साथ वो साझा करते हैं, उस मंच को वो साझा बोल लो, उनको समझना चाहिए। और ऐसे प्रभुत्व वाले लोग हैं जिनके बीच में मैं 20-25 लोगों के बीच में तो मैं रहता हूं, मैंने सबको इंडिविजुअली बताया कि ये शख्स गलत है, इसका साथ छोड़ दो, कोई नहीं सुनना चाहता, सब उनके साथ है। और खुद जोगिंदर चावला का ये मानना था मेरे पास कि भैया मैं इन लोगों के चक्करों में फंसा हूं, मुझे इसमें से निकलने का थोड़ा समय दे। 1 साल मैंने उस बंदे की वेट करी। अभी भी वो अगर यहाँ ना चढ़ता स्टेज पे तो शायद मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मेरे साथ ना। उसने समाज के अंदर वापस वही दखल रखी
छोटे छोटे बच्चे लोग, आपने खुद कवर किया, आपने देखा होगा, सारे बोल रहे थे कि दशहरा बहुत अच्छा है जी, मनाना चाहिए। नो डाउट दशहरा अच्छा भी गया, लोगों ने रावण के पटाखे भी देखे, 2 साल का बीते एक पीरियड आया था वो भी निकल गया। लेकिन क्या इसको मनाने को आप दशहरा मनाना बोलते हैं कि प्रशासन की आड़ के अंदर वो लोग जो बिरादरी में स्वयं से अपने आप को नवाब डिक्लेयर करके बैठे हैं। एक सेकंड इंटरप्ट करूंगा, ये रैली नहीं कॉन्फ्रेंस है, टू दी पॉइंट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं खत्म कर रहा हूँ जी इसको, ठीक, ऑलमोस्ट आज कंटिन्यू। और ये आप अगर देखें मेरा कोई पॉइंट छूटता है तो शायद आप ही का निकल जाएगा, और डिस्कस कर लिया। तो कहने का भाव ये कि सभी की जिम्मेवारी बनती थी, चाहे वो समाज के लोग हैं, चाहे वो राजनेता है, चाहे वो एक कोई भी नागरिक ही है। तो हमने किसी ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, मेरे अपने घर का बना हुआ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हर डॉक्यूमेंट प्रशासन से है। अगली इसके बाद एक और संस्था है, उसके ऊपर हम जल्दी मिलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें इसी शख्स ने पेपर टेम्पर करके वहां पे भी लगाए हुए हैं, वो पेपर भी सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर लगे हुए हैं। 23 लोगों की वो लिस्ट है, 25 लोगों की टोटल। वैसे वो स्टार्ट 19 से होगा कार्यक्रम, लेकिन 6 जो बाद वाले हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे। आप हैरान हो जाओगे जब वो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं दिखाऊंगा कि ये किस हद तक जाके अपने निजी मुफाद के लिए उन पैसों में हेराफेरी करने के लिए जो इनको सरकारी ग्रांट के रूप में मिले या इन्होंने लोगों से कलेक्ट किए, वो पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं है, कहीं पे भी उसका हिसाब न दिया गया न दिया गया है। और उस पैसे का कोई जब हिसाब ही नहीं है तो वो कहा गया तो कोई पूछ ही नहीं सकता। मैं तो 3 साल से हो गया पूछ रहा हूँ, आप लोग और मेरी मदद कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं अब हाउस आप पे छोड़ रहा हूँ, आपके कोई सवाल, कोई आप मेरे से जानना चाहते हो, किसी प्रकार का आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जो मेरे पास अवेलेबल है, आरटीआई से लिया हुआ, कोई और तरीके से निकला हुआ, ये भी मेरे पे इल्जाम लगते हैं कि मैं चुरा के ले आता हूँ डॉक्यूमेंट। अगर मैं प्रशासन में से डॉक्यूमेंट चुरा के लेता हूँ तो तब भी शर्म प्रशासन को आनी चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट चोरी कैसे हो जाते। सभी डॉक्यूमेंट्स आरटीआई से निकले हुए। ये हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम से ना निकले हो, किसी और के नाम से निकले हो, लेकिन निकले हो। उनमें से एक आध सज्जन हमारे बीच में भी है जिनके नाम के वो डॉक्यूमेंट निकले हुए, तो भी कोई मुझे फर्क नहीं। समिति के प्रमुख है, ना किसी प्रशासन से दिक्कत है, ना किसी विधायक से दिक्कत है, आपकी बातों से जो निचोड़ निकल के आ रहा है आपको दिक्कत आ रही है, सिर्फ जोगिंदर चावला। मैंने स्टार्ट किया जी प्रशासन से, और शासन से पूरी तरह से दिक्कत है, पूरी तरह से दिक्कत है। आपने सुनी नहीं शायद बात। प्रशासन और शासन पूरी तरह से इस समय हमारे परिवार में, अपनी बड़कर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, पूरी तरह से अंधा गुंगा और बहरा है। उस शख्स को सपोर्ट की जाती है जो शख्स के लिए हम 2 साल से आवाज बाबुलंद करते आ रहे हैं कि ये शख्स फर्जीवाड़े से बैठा हुआ है। दिखाने के बाद डॉक्यूमेंट्स अगर मुझे, मैंने आपको 3 लोग बताए जो धार्मिक रूप में सर्वा सर्वे है, सामाजिक रूप में सर्वा सर्वे है, राजनीतिक रूप में, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी। इसका मतलब क्या है, मैं उनसे सबसे सरकार आपकी बात नहीं सुन रही। मैं बोल तो रहा हूँ, कौन सुनवाई नहीं हो रही है, बोल तो रहा हूँ। संरक्षण कौन दे रहा है ऐसे लोगों को? यही तो मैं तो कहता रहा हूँ, नाम लेके बताओ ना, सरकार में कौन लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं? अभी आप देखो, समझ नहीं रहे, बता नहीं रहे हो ना। मानते हैं तो आगे कार्रवाई आपकी क्या रहेगी? आप ध्यान से सुने, एक एक करके क्वेश्चन है, उनका जवाब दे दो। एक आपने क्या नाम लो, मैंने आपको 3 लोग जो प्रमुख है, 3 पिलर है हमारे अलग अलग उसमें, उनके नाम लेके बोले। प्रशासन में मैंने एसडीएम ऑफिस का नाम लिया, डीसी ऑफिस का नाम लिया, डीआर ऑफिस का नाम लिया, एसडीएम का नाम, इसका नाम लिया, एमसीएफ का नाम लिया। और आपको कौन से नाम चाहिए? सरकार के नाम चाहिए, शासन में हमारी विधायक हमारे साथ बैठी हुई है, वो बताएंगे ना जवाब, जब उनको मैंने बताया कि ये नकली डॉक्यूमेंट्स वाला आदमी है। मैं तो कहता हूँ नाम ले तो लिया। जी, आपने फर्जी दस्तावेजों की बात करी, आप निगरानी समिति के प्रमुख हैं, तो आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? देखिए, आपको थोड़ी सी मैं ये चीज बता दूं कि एफआईआर तभी होती है जब हम प्रशासन को देते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रशासन को बार बार लगा चुका हूँ, लेकिन जब भी हम जाते हैं ऊपर का प्रेशर बोल के, अधिकारी बड़े आराम से बता देता है, भाई साहब हम कुछ नहीं करता, हमारे भाई ऊपर से प्रेशर। ऐसा कौन सा अधिकारी जो ये बोलते हैं कि सारे बोलते हैं, सभी ने बोला है, जिस जगह एप्लीकेशन लगी। देखिए, मैं आपको बड़ी चीज क्लियर बता दूं कि जब हम किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाते हैं, हमारा एक, आप लोगों का तो ये प्रोफेशन है, मेरा ये प्रोफेशन है,
आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट कि मैं वहां जाके मुझे बोले कि आप अपना मोबाइल जमा करवा दो। सोल्यूशन कैसे होगा सर? सोल्यूशन जी। सोल्यूशन हाँ जी, उन अधिकारियों का नाम बताइए कि आप किस किस के पास गए और किस किस ने आपको मना कर सर एसडीएम साहब का जवाब है पंकज सेतिया जी, आप जानते हो। डीसी साहब पास्ट में अपने यादव जी थे, ठीक है, यशपाल यादव जी, अभी दूसरे बैठे हुए हैं। दूसरे से मिले आप जो नहीं। आनंद जी, खाली केवल भड़कल विधानसभा क्षेत्र की संस्थाएं क्यों, शहर में 1000 संस्थाएं ऐसी होंगी जो ऐसे काम कर रही होंगी भ्रष्टाचार के। मैंने आपको केवल बोला है। सिर्फ एनआईटी की ही क्यों ले रहे हैं आप? जवाहर कॉलोनी की भी हो सकती है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मैंने 434 संस्थाओं का डाटा इकट्ठा किया जी उनमें से सिर्फ 23.5 संस्थाओं ने जवाब दिया। जी ये मेरी ड्यूटी है या प्रशासन को देखना चाहिए? 1 साल पहले उन्होंने मुझे ये जवाब दिया है, क्या उस 1 साल में उन्होंने किसी को भी बोला कि डॉक्यूमेंट जमा कराओ? ये तो प्रशासन देखेगा, मैं प्रशासन नहीं हूं भाई। मैं अपने आला अधिकारियों को दे सकता हूं। मैंने जब भी कोई शिकायत करी, मैंने सीमा बहन जी को लिखित में दी शुरुआती दौर में। मैंने जब भी कोई शिकायत करी, मैंने कृष्णलाल गुर्जर जी को भी उसकी कॉपी भेजी। मैं एसीपी साहब को भी लिखता था, तो मैं सीपी साहब को भी लिखता था। मैं डीआर को लिखता था, तो मैं एसआर को भी लिखता था। मैं अगर एडीसी को लिखता था, तो मैं डीसी को भी लिखता था। मैंने कौन सी जगह छोड़ी? आप एक बात बताओ। भाटिया साहब, एक सेकंड, मैं नहीं है, टू दी पॉइंट। मैंने कहा एक सवाल आपने अभी अपने ही वक्तव्य में कहा है कि जोगिंदर चावला के जब हमने धार्मिक सामाजिक संगठन के दस्तावेज जो देखे तो ठप्पे लगे थे, वो 2 नंबर से लगवाए गए। ये आपने अभी बोला शुरुआत में कि जो उन्होंने अपनी प्रधानी के ठप्पे लगवाए एडीसी ऑफिस से, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सोसाइटी से, तो क्या आपको नहीं लगता कि हनुमान मंदिर पे भी आपको चर्चा करनी चाहिए? वो ठप्पे भी नकली हो सकते हैं। वैलिड पॉइंट। हनुमान मंदिर है, श्री राम आ जगन्नाथ है, रहा व्यापार मंडल है, हूँ अनेकों हैं। आ रहा हूँ। आपका जवाब दोनों का दूंगा। मुझे पता था ये सवाल आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। सबसे पहले अभी मैं अगर जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही मैं बता रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि जिन 3 संस्थाओं का मैंने मुद्दा उठाया वो मुद्दे आप ही के द्वारा उठाए गए। हाँ बिल्कुल। स्टार्ट में 2012 मुझे पहला डॉक्यूमेंट सूर्य भाई से मिला। उस डॉक्यूमेंट को जब मैंने खंगाला तो मुझे मिला। अब कौन कहाँ बैठ नहीं, बात हनुमान मंदिर की चल रही है। आ रहा हूँ। क्या वो ठप्पे फर्जी नहीं है? आपने सवाल किया, मुझे जवाब तो देना दो। उस ठप्पे पे आओ खाली। आ रहा हूँ, उसमें आ रहा हूँ, उसमें आ रहा हूँ। हाँ, मैंने इन्होंने जो है मेरा आधा सवाल का जवाब सुना, आपने मेरी बात नहीं पूरी सुनी। मैंने आपको ये कहा कि फरीदाबाद की सभी ऑलमोस्ट संस्थाएं। दूसरा, आपने बोला कि आपने और जो इसी संस्था के डॉक्यूमेंट्स की बात करी। मैंने आपसे ये पूछा है कि सिस्टम है, जब आप किसी संस्था का 2012 एक्ट में रिन्यूअल करोगे, उससे आप उसकी ऑडिटेड बैलेंस शीट्स लोगे। हाँ, जमा हुई है। जब वो जमा नहीं हुई है, मेरे पास आरटीआई में उसका जवाब है, वो पेपर मिले हैं, उन्होंने जमा नहीं कराई है। मेरे पास उस ऑर्डर की कॉपी है जो ये स्टेट रजिस्ट्रार को लिखते हैं कि इस संस्था ने हमें कोई जवाब नहीं दिया, हमारे को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। वो लिख रहे हैं अपने उसके अंदर ऑर्डर में। वो देने के बावजूद अगर उस संस्था के ऊपर कोई काम नहीं होता, आप मुझे बताओ मैं कहाँ देना अगर आरटीआई ने आप पूरी तरह से जोगिंदर चावला को प्रधान नहीं मान रहे कि नकली प्रधान है, नकली कागज है, सब कुछ नकली है उसके पास। कभी आप लिखित शिकायत दे करके नकली प्रधान की पुलिस के पास गए शिकायत करने? हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको। वो भी हमने एक सब पुलिस के पास बहुत अच्छा काम किया था। अभी आपने याद करा दिया। मैं जोगिंदर चावला जी के नाम की एक जब इंक्वायरी हुई थी तो एमसीएफ ने करी थी, जिस समय मैंने ये मुद्दा उठाया था। और तो जो उन्होंने इंक्वायरी करी, तो उस इंक्वायरी के अंदर उन्होंने मेंशन किया। और ये पेज है जो एसएचओ एसडीएम नगर को लिखा गया, और लिखने वाले थे ज्वाइंट कमिश्नर उस समय शायद अटकान साहब। ये उनका डॉक्यूमेंट है और इस पे डेट जो डली हुई है 26/2/2021 है। इसमें उन्होंने क्लियर लिखा है एफआईआर करने के लिए जोगिंदर चावला, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। अब आप बताओ कि मेरे कहने पे एफआईआर कैसे होगी अगर एक प्रशासनिक अधिकारी, वो भी इस लेवल का, जो ज्वाइंट कमिश्नर टाउन का, शहर का दूसरा नंबर होता है, वो हमारे टाउन का वो अधिकारी अगर वो लिखित में दे रहा है लेटर और उसके ऊपर एफआईआर देंगे, तो आप जवाब दो इस बात का। भाटिया साहब एक बात ये बताइए, जोगिंदर चावला है क्या? हु इज जोगिंदर चावला? आज मैं इस मंच से ओपनली ये बोल रहा हूँ कि वो कुछ भी नहीं है। वो एक समाज के अंदर व्याप्त एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे समाज का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हमारे खून पसीने के पैसे जो टैक्स में लिए जाते हैं, जो सरकार तक पहुंचते हैं, उन पैसों को उसने वहां से निकलवाया है ग्रांट्स के माध्यम से। उसके ऊपर उसने क्या मौज मारी है
मैं नहीं बता सकता कि मैं उसका पार्टी पार्षद तो भाटी नहीं रहा। जोगिंदर चावला ही की बाकी तो काफी सारे सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो सभी नाम के साथ देता है मेरी आप जितनी भी चिट्ठियां देखोगे मैंने मुख्यमंत्री महोदय को लिखी या किसी भी अधिकारी को लिखी, जब मैंने लिखी तो मैंने उसमें लिखा है कि भय भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देते रहते हम भय भ्रष्टाचार युक्त सरकार देते रहे। मैं आज भी वही बोलता हूँ। भाटी साहब जोगिंदर चावला की, क्योंकि काफी सारे प्रधान अलग अलग संस्थाओं के और संस्थाएं ना देखते हुए जोगिंदर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा दस्तावेज जो ऑथेंटिसिटी में हो, आपके पास कुछ भी हो, किसी भी संस्था से रिलेटेड हो, अभी जैसे इन्होंने बोला सूरज जिले के रामजी वो उनका बोलो हनुमान जी मंदिर का, इधर से हमारे सुरेश गौतम जी ने बोला कि हनुमान मंदिर है, दरबार है। नेक्स्ट हम दरबार नहीं आएंगे, अगली कॉन्फ्रेंस में जल्दी आपको बुलवाऊंगा, वो भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही है। अब उसमें आप देखो कि उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी हैं जिनके अंदर हमारे भाई के भी सिग्नेचर है और वो ऑथेंटिकेट, मैं आपको ऑथेंटिकेट करूंगा कि ये डॉक्यूमेंट नकली साइन हुआ होगा, तो अब मैं कहाँ जाऊँ आप बताओ ना। भाटे साहब, कहाँ जाएंगे? आप इतने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके घूम रहे हो इतने दिन से, क्या कोर्ट का दरवाजा आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इसका कोर्ट में जाना चाहिए? क्योंकि एक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भी कोर्ट ने ही मुकदमा दर्ज कराया बहुत अच्छी बात और है। आप अब बहुत तक अच्छी बात मीडिया है। के पास आए हो, अगला स्टेप आपका यही रहेगा कि अधिकारियों से और प्रशासन से लड़ते रहोगे या कोर्ट जाओगे? मैं अब आपको आपकी बात का जवाब देता हूँ। आपको शायद कोर्ट का प्रोसेस नहीं मालूम होगा किसी संस्था के खिलाफ जाने के समय, प्रशासन के खिलाफ जाने के समय में मुझे वो सारी सीढ़ियां स्टेप बाय स्टेप चढ़ के आनी थी और मैं उन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते एक सीढ़ी और दूर रह गया हूँ। इसके बाद हम हाई कोर्ट में ही है, उस दिन हमें देखना है कि कौन सा शासन और कौन सा प्रशासन इन लोगों को बचाएगा, क्योंकि इन्हीं लोगों के दिए हुए तो डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कोर्ट में खड़े होकर जवाब देंगे ना कि जब ये डॉक्यूमेंट था, इसके बाद आपको जवाब अनंत भाटिया देता रहा, भाटिया तो साहब, क्यों भाटिया नहीं साहब। आपने उसके ऊपर कार्रवाई? भाटिया साहब, अब एक सवाल और, क्या जोगिंदर चावला ने मंत्री, आपके विधायक शहर में, आपके मंत्री शहर में, आपके पार्षद शहर में, आपकी सरकार शहर में है, फिर आनंद कांत भाटिया ही क्यों भाई साहब? उसी को पूरे शहर की चिंता है, जिसने आज इतने बड़े सारे मीडिया पर इकट्ठा कर लिया। बहुत जोगिंदर चावला पे डायरेक्ट प्रहार किए जा रहे हैं। आपको इस बात पे फक्र होना चाहिए था कि कम से कम कोई विसल ब्लो करने तो आया। समाज की उल्टा मुझे आपकी भूमिका इस समय थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है आपके सवाल की वजह से कि आप ये क्यों? भाई साहब, अगर यही चीज मैं शहीद भगत सिंह जी का अनुयायी हूँ, उनको मानता हूँ, उनमें अपनी आस्था रखता हूँ। अरे सुनो तो सही जवाब, सवाल तो आपने सवाल को कटवाओ मत, खुद ही काट। मैं जब उनको मानता हूँ, मेरे आइडियल है, तो मैं उनके हिसाब से चलूंगा ना। अगर उन्होंने भी यही सोचा होता और आप जैसे किसी ने उसमें बोला था कि तू क्यों भाई रुक जा, तो वो ना निकले होते। सुभाष चंद्र बोस को निकले होते। विसल ब्लो तो कभी ना कभी किसी को करनी ही पड़ेगी। भाटिया जी, भाटिया जी, भाटे साहब, भाटिया साहब, एक मिनट, भाटिया साहब, काम कर रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट लेके एड़ी चोटी में जोड़ लगा रहे हैं कि अगला भाई तो उचित कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन फिर भी आपकी निगरानी कमेटी चलेगा कुछ नहीं बचेगा। मैं आपको 3 चीजें क्लियर कर देता हूँ, बहुत छोटी छोटी, शायद आपके सारे जवाब आ जाए। मैंने आपको बताया मैं एमिनेंट सिटीजन था, मेरे को देने थे जब निगरानी कमेटियां बनी थी और ये सीएम विंडो बनी थी, क्या कह के बनाई गई थी? ये गुजरात की तरफ में बनी थी, लेकिन हमारी तरफ थोड़ी सी कम कर दी गई। गुजरात में उनको लीगल उस पर लाया गया था और मीन्स हम जिसको बोलते हैं वो पूरी तरह से सरकार का पार्ट थी। हमारे यहाँ वो सरकार का पार्ट नहीं बने। उसके अंदर फिर भी हम लोग ये थे कि चलो यार प्रशासन के बीच में हम जाएंगे, अधिकारी हमारे पास आएंगे। आप में से किसी को ये मालूम है कि आज की डेट में सीएम विंडो की हालत क्या है? सीएम विंडो में सरोज साहब जिस समय डीसी होते थे, उस समय तक हमारी मीटिंग होती थी हर महीने। उस मीटिंग के अंदर अधिकारियों की जवाबदारी क्या होती थी कि इतनी पेंडेंसी क्यों? आज आप उठा के देखो तो हमारी 400 के करीब से ज्यादा सीएम विंडो भट्टो विधानसभा की पेंडिंग होगी या जिले की पेंडिंग होगी। किसी समय हम 5वें नंबर पे थे पूरे हरियाणा में, आज हम 8वें नंबर पे। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी को हमने इतना फ्री हैंड दे दिया, वो आने के बाद उठाता है और सीएम विंडो रख लेता है। जब तक सीएम विंडो पूरी नहीं हो जाती उसकी, एक सेकेंड सर, उसकी जब तक पूरी नहीं हो जाती वो अपनी इच्छा, तब तक वो प्रेजेंट ही नहीं करता। और अगर वो प्रेजेंट करता है तो किसी और विधानसभा के
एमिनेंस है उसके ऊपर साइन करवा लिए जाते हैं, उसके उस फाइल को दबा दिया जाता है। नंबर भाटिया साहब, मन की बात मत करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक सवाल सिंपल सा, भाई साहब आई होप कि आपके सारे जवाब मैं दे रहा हूँ। एक सवाल, अभी मैं एक जगह तो नहीं करूंगा, मैं सबसे बात करूंगा। एक सवाल भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जोगिंदर चावला ने इस सर्टिफिकेट के भरोसे फर्जीवाड़ा किया है? कोई कोर्ट में, अदालत में जोगिंदर चावला ने इस सर्टिफिकेट के आधार पर कोई नौकरी ली या कोर्ट में सरकारी लाभ ले रहा है? सरकारी लाभ ले रहा है? आपको पर्सनली आपने डॉक्यूमेंट निकलवाए हैं उनके, क्या आपका क्या स्वार्थ है उसमें? और व्यापार मंडल में भी ऐसी कोई वो करेंगे? चीफ जस्टिस लग रहे हो या सरकार में कोई अच्छा लाभ का पद मिल रहा है उनको कि भाई उसको ले रहे हो, आपने उनके पर्सनली डॉक्यूमेंट भी निकलवा लिए। मेरा नगर निगम में कितने सारे लोग भर्ती हो रहे हैं और उनके फर्जी डॉक्यूमेंट है इंजीनियरों के, उनके ऊपर आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? आपको ये किसने बोला कि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया? मैंने तो अभी तक हमने तो आपकी और कोई कॉन्फ्रेंस देखी नहीं। अभी वो आप देखोगे, क्योंकि यहाँ से आज हम आगाज करने जा रहे हैं। अच्छा, ये ठीक रहा। व्यापार मंडल में भी करेंगे? देखिए, आपको एक चीज समझ नहीं होगी सूरज भाई, जब आप अभी तक आप देखो सभी सुन रहे हैं, आप टारगेट मेरे एक क्वेश्चन के ऊपर बार बार दूसरे का टारगेट कर रहे हो कि वो संस्था क्यों नहीं और वो क्यों नहीं, और जबकि आपकी इन्वॉल्वमेंट सभी जगह पे है, स्पेशली आपकी है। हाँ बिल्कुल है। हाँ, इसलिए वो दर्द से बाहर आओ उस दर्द से बाहर। नहीं तो यही लोग आपसे भी सवाल करेंगे। दर्द से बाहर 200% में सीएम साहब की उस ग्रीवेंस मीटिंग की वेट कर रहा हूँ। मैं आज इसी मंच से बोल रहा हूँ, उस ग्रीवेंस की वेट कर रहा हूँ जिसमें मैं खड़ा होकर बात रखना चाहता हूँ। अगर वो उस दिन ये कहते हैं तो मैं आपके सामने वही हाउस में सब कुछ छोड़ता हूँ, ये वादा 200%। क्योंकि देखिए, हम जब सुनते हैं ना किसी जगह से तो उनकी विचारधारा सुनते हैं। मोदी जी की विचारधारा आज भी मैं आपको, लेकिन जो नीचे अगर नहीं उस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं तो जाने तो लेट देम गो। सर सीएम साहब तक पहुंचे ना, हमारे जैसे कुछ लोगों के उसमें नहीं है, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो हमारी पहले बैठकें होती थी ना, तो 90 विधानसभा के रिप्रेजेंटेटिव आते थे, जाता था, तो बंद हो गया सब कुछ। मैं तभी तो बोल रहा हूँ, हो गया।